ये ध्यान दीजिए, रूलिंग द कंट्री साइड। अपना काम करिए, अब आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करिए। रूलिंग द कंट्री साइड, देखिए इससे पहले जो हमने अभी चैप्टर किया था ट्रेड टू टेरिटरी, उसमें ये देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर आए और भी दूसरे यूरोपियन कंपनीज यहाँ आई, लेकिन सारे चले गए, लेकिन रह कौन गए लास्ट तक? ब्रिटिशर रहे। उन लोगों ने किस तरह से देखते देखते पूरे भारत को कॉन्कर किया, जीत लिया। और यहीं को इंडिया को, जहां पर वो ट्रेड करने के लिए आए थे, एक ट्रेडर की तरह आए थे, एक रूलर बन गए, शासक बन गए, और यहाँ पर अपनी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज किया, पूरे के पूरे प्रशासन को स्थापित कर दिया और भारत को एक उपनिवेशीय कॉलोनी बना गए। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ बेटा, आगे पूरा रीड करो। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे कि यहाँ पे रिलायंस और टाटा और अंबानी जिस तरह कंपनी है, उसी तरह की एक कमर्शियल कंपनी थी, ठीक है। और उस कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार वहां के रानी से मिला, ठीक है। बाद में जैसे जैसे वो स्टेबलाइज करते चले गए, उनका लालच बढ़ता गया और बहुत ज्यादा भारत को कॉन्कर कर गए वो एक तरह से। बोलिए। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन का इसमें कोई रोल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने इंडिविजुअल वो अफसर थे और उनका अपना अलग प्रशासन, ठीक है। कौन? हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो ये वो ब्रिटिशर ही लोग होते थे, लेकिन वो कंपनी अपने आप से अपॉइंट करते थे। जैसे मैं आपको बता, अगर मान लीजिए कि अब अगर टाटा है, अंबानी है, बिरला है, तो वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तो अपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट ऑफिसर तो अपॉइंट कर सकता है। मैनेजर से लेकर के सीईओ एमडी सब अपॉइंट कर सकता है ना। तो उस तरह के थे, वो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन थे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन आप लोग को याद ही होगा, जैसा कि आप लोग की मेमोरी तो आइंस्टीन से भी 2 कदम आगे है, कि ब्रिटेन में सबसे लास्ट में किस जगह को कॉन्कर किया था इंडिया? इन विच ईयर? 18 कुछ 1849। आप लोग भूल कैसे जाते हैं यार? छोटे बालक को तो मेमोरी और साफ होना चाहिए जी। तो सर ये नहीं, उनको नहीं याद रखा जाता ना, ये क्या कहते हैं, इजीली। देखिए हमको भी नहीं लगता ना जरूरत है इसकी, लेकिन समस्या क्या है ना, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आगे जाके ना पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, जो आप लोग अपनी भाषा में। यूपीएससी की बात नहीं है, आप अगर ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दो, एससी से दो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो आइंस्टीन की सोच रखती हूँ, जो है बुक में लिखा हुआ वहीं से देख के क्यों ना लिख दूं। तो आप मुझे मौका दीजिए, मैं घर से ही बुक ले आती हूँ, वहीं से छाप दूंगी। तो बेटा ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो सरकार आपको हथकड़ियां लगा के जेल में भी भेज सकती है। हाँ, चोरी करेंगे तो, चीटिंग करेंगे तो जेल में नहीं जाएंगे। हाँ, ब्लैक मनी निकाल दो। सबसे पहले तो मेरा लीवर बेच देना, किडनी तुम देखिएगा, ध्यान देगा। लेकिन 1857 में जो म्यूटिनी हुई, जो सिपाही विद्रोह हुआ, आपको पता 1857 का जो की क्रांति हुई, उसके बाद बोलिए क्या? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ये एक चैप्टर भी अगला पढ़ना है आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए उसको समझा रहा हूँ ताकि मैं इनके क्वेश्चन का उसको सही तरह से जवाब मिल पाए। 1857 से जितने भी लोग थे पहले, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। पूरे इंडिया पे जितने भी क्षेत्र था, जो भी फायदा, इनकम जो भी था, सब उनका, ठीक है। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन होने के कारण ही पूरा का पूरा हमारा फायदा भी उससे खराब हो रहा है, इंडिया हमारे हाथ से निकल सकता है। अगर वो म्यूटिनी या विद्रोह सफल हो जाता तो इतना
फायदेमंद जो उपनिवेश था खोलने था, ब्रिटेन के हाथ से निकल जाता। बेशक ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से अपॉइंट करती थी, लेकिन उसके फायदे या जो भी थे, नफा नुकसान जो भी थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी शेयर होता था, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ा टैक्स भी देते थे, अपना फायदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी देते थे। और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो जो कमाएंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? इंडिया, अपने ब्रिटेन ही तो लेके जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, महारानी विक्टोरिया जो थी, उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन निकाला, चार्टर कहा जाता है उसको, और इलाहाबाद में एक दरबार लगा, कोर्ट लगा, जिसमें कि लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था 1857 में। उसने ये घोषणा पत्र पढ़ी और बोला, महारानी विक्टोरिया ने उसमें ये कहा था कि जितने भी भारत में रजवाड़े हैं या जो भी किंग से छोटे मोटे जो भी रियासत के जो भी हैं, सरदार है, फ्यूडल्स हैं, वो सब हमारी तरह ही राजा हैं। एक किंगमैनशिप जो होती है ना, राजत्व का ही हिस्सा है। इसलिए अब जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी राजाओं की रियासतों को या जो भी स्टेट्स को कॉन्कर किया है या ब्रिटिश इंडिया में मिला है, उन सबों को रियासत लौटा दी जाएगी, उनको रिस्पेक्ट उनका लौटा दिया जाएगा, और उनकी अधिकारों की रक्षा ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। और अब ये पूरा का पूरा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होकर के ब्रिटेन की रानी के नाम से किया जाए। बता दो निकिता। पद, कीमत, मूल्य। बेटे क्वेश्चन हो गया, जवाब हो गया, अब चुप हो जाओ। देखिए, तो आपको समझ में आ गया। द कंपनी बिकेम्स द दीवान। मैंने आपको ये भी समझा दिया था। बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद पूरे के पूरे जो, आप तो बता ही सकते हैं, आप लोग तो इंटेलिजेंट गर्ल्स हो, आप लोग की मैं बहुत बड़ाई करता हूं, तो ये मुझे बताइए कि उस समय बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? सर मुझे तो पता ही नहीं, तुम देखा नहीं, मैंने कहा था इंटेलिजेंट है। तो अब ये भी बताइए कि बैटल ऑफ जब बक्सर हो रहा था तो मुगल एम्परर कौन था? अब चपरासी को है ना प्रधानमंत्री बना देगी। मयंक क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि इससे पूछ दूंगा तो पता है कि इसको भी नहीं आंसर पता है। तुम बताओ। बहादुर शाह जफर। दीदी फ्यूचर टाइम मशीन नहीं होता, उसमें बैठ के 1857 में चली गई, मैं 1764 की बात कर रहा हूं। याद है बेटा आपको? पढ़ाई नहीं हो रही आप लोग। शाह आलम द्वितीय था वो, शाह आलम सेकंड। उसने पूरे के पूरे बंगाल की दीवानी दे दी थी अंग्रेजों को। तो अब इनको क्या था, मैं 1764 से स्टार्ट कर रहा हूं। बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट बाद अब अंग्रेजों को जरूरत महसूस हुई कि भाई अगर ये पूरा का पूरा इलाका मिल गया है, अगर बंगाल का मतलब है बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आसाम जो भी इतना दिखता है, और बंगाल में पता है क्या, पूरा का पूरा बांग्लादेश भी, वो भी बिहार बंगाल में ही आता था उसमें। अभी जो पूरा बांग्लादेश देख रहे हैं, इतना बड़ा इलाका था, उसमें टैक्स कलेक्शन करना था, ये कैसे होगा? गांवों का प्रशासन तो बड़ा मुश्किल था। तो आपको पता है मैंने परमानेंट सेटलमेंट आप लोगों को बताया, अस्थाई बंदोबस्त, याद है ना, कि एक जमींदार जो वहां लैंडलॉर्ड होता था उसको अधिकार दे दिया जाता था कि 200-300 गांवों की जितनी भी रेवेन्यू होगी, राजस्व होगा। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, अभी बताएंगे सब कुछ, चिंता नहीं। ये भी तो बेटा अभी फर्स्ट पेज से, मैं फर्स्ट पेज की तीसरी लाइन पे, वो 14 पेजों का पीडीएफ। तो आप ज्ञान नहीं ले रहे? आपको लग रहा है कि मैं चुप हूं, या मुंह पे फेविकोल लगा हुआ है, या यहाँ मैं कोई क्या कहते हैं हुक्का पी रहा हूँ, या कोका कोला लेके पी के बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो अब कहें तो हम 10 मिनट में लपेट देते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट लेंगे बड़ा वाला, देखिएगा। 10 मिनट वाला चैप्टर चाहिए आप लोग को? ठीक है, एक भी बच्चा अगर मुंडी हिला दिया तो पूरा पढ़ाएंगे। विधि ने मुंडी हिला दी, निकम्मी कहीं।
ये कौन है भाई? अफसोस है इस बात पर मुझे। देखिए पहले अंग्रेजों को या ब्रिटिश जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनको केवल ट्रेड करना था। इंडिया से अपने काम की जो भी चीजें जिनकी डिमांड होती थी यूरोप में वो लेते थे, यहाँ से खरीदते थे और उसको लेकर के सीधे अपने यूरोप के मार्केट में बेच करके अपना मुनाफा कमाते थे। तो बेटा पीछे का तो आप लोग को याद ही कहाँ है? अभी मैंने परमानेंट सेटलमेंट बोला, आप गजनी बन गए 5 मिनट के लिए, फिर आपको ज्ञान आया। तो जब भी कोई चैप्टर बीच में छोड़ा जाता है ना तो लिंक बनाना जरूरी है, नहीं तो आपकी खोपड़ियां काम करनी बंद कर देगी। तो ठीक है, रेवेन्यू फॉर द कंपनी जो टॉपिक है, बताइए क्या पढ़ाया था? बताइए पढ़ाया था तो आपको याद है तो बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, बंगाल के दीवान बन गए वो, तो रेवेन्यू कलेक्शन का भी राइट मिला कंपनी को। वो कलेक्शन किस तरह से? ठीक है, क्या था परमानेंट सेटलमेंट, किसने लागू किया था? क्या ठीक है, और किसने ये परमानेंट सेटलमेंट लागू की थी, इंडिया में लेके आए थे? आजकल सारे बच्चे टाइम मशीन पे बैठे हैं, कोई 100 साल आगे चला जाता है, कोई 50 साल पीछे चला जाता है। 8 क्लास के महारथी है ना। चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस याद रखो और पीछे का बेसिक बोल कॉर्नवालिस। ठीक है, देखिएगा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए थे, जिसको बेटा हिंदी में अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक है, ये परमानेंट होता था एक बार, और इसको परमानेंट क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक बार जो रेट फिक्स कर दिए गए वो परमानेंट था, उसमें कभी भी कमी बेसी नहीं होती थी। अगर फसल खराब हो गई तो ऐसा नहीं था कि टैक्स कम कर दिया जाएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा पैदावार हुआ तो ऐसा नहीं था कि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जो फिक्स था वो फिक्स था। जो मतलब एक आदमी जो बना रखा था उन्होंने सरकार ने जी, तो सर अगर किसानों ने नहीं दिया तो बेटा जो भी किसान, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो जो भी किसान अगर नहीं दे पाएगा है ना, तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, वो जमीन या तो जमींदार के कब्जे में आ जाएगा और उसको बेदखल कर दिया जाएगा। और अगर वो नहीं दे पाया, जो एक आदमी बना रखा तो? हाँ अच्छा, वो जमींदार की बात कर रहे हो आप? तो देखिए मैं बता रहा हूँ बेटा, क्या बिल्कुल सही कर रहा है, मैं इनको याद है ना कि सनसेट होने से पहले उस दिन, जैसे जिस दिन डेट डिसाइड है, सूर्यास्त तक अगर वो रेवेन्यू नहीं पूरा दे पाता है तो अगली सुबह ही उसकी पूरी रियासत को नीलाम कर दिया जाए। देखिएगा हाँ, लॉस होता भी था और फायदा भी होता था। देखिए अंग्रेजों को इससे बेटा कोई मतलब नहीं था ना कि आपका लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, आप फायदा कमा रहे हो लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अंग्रेज निश्चिंत है क्योंकि उनके पास है ना मैन पावर बहुत कम था। हाँ बिल्कुल ये फिक्स था, नहीं नहीं नहीं, किसानों का फिक्स नहीं था, केवल जो कंपनी थी ना उन्होंने केवल लैंडलॉर्ड पे फिक्स कर रखा था कि इतना बड़ा आपको लैंड दिया है, इतना बड़ा टुकड़ा, 100-200 गांव आपके अंडर में आते हैं आपकी जमींदारी में, तो आपको इतना टैक्स देना है ईयरली या एनुअली आपको देना है। अब आप उससे कितना वसूलते हो, छोड़ते हो या घर से देते हो, इट डजंट मैटर, उससे किसी को कोई मतलब। बेटा एक कुर्सी खाली करो दीदी के लिए, अब इसे है ना, ठीक है वहां कुर्सी बैठ। नहीं, परमानेंट सेटलमेंट में बेटा कभी भी टैक्स कम ज्यादा नहीं फिक्स होता था। इसमें देख लो शायद हो आपका बुक में रख के, बुक में मिलना मुश्किल है, बुक नहीं होगी, इसमें से देख लो मिल जाएगा कोई। देखिए
बेटा मैं कर रहा हूँ, आपको जो आता है करके दिखा दीजिए। अब इसको मैं क्या डांस करके बताऊं? देखिए महल, MAHL, महल जो था ये एक वर्ड था, इंग्लिश और हिंदी में एज इट इज है। इसका क्या मतलब था? इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज ए रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो जमींदार होते थे उनका जितना बड़ा इलाका उनको दिया जाता था, एरिया दिया जाता था, उसको महल कहा जाता था। अब हो सकता है कि वो 2-4 गांव हो या 10-20 या 100-200 गांव हो, और डिपेंड करता था। कोई छोटा जमींदार होगा तो छोटा गांव है तो छोटी रियासत है या कम गांव है तो छोटा जमींदार होगा, कम रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा। अब 500 गांवों का कोई जमींदार है तो उससे ज्यादा रेवेन्यू फिक्स की जाएगी। जितना याद नहीं है बुक लेके याद करो, बैठो। ये रही ना बुक, तुम्हारे जैसे गधों के लिए तुम्हें बैठा। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये सोचा गया था कि अगर जमींदारों पे एक फिक्स रेवेन्यू किया जाएगा कि इतना ही रेवेन्यू लेना है, तो फायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा फायदा उनको हो रहा है, ठीक है, जमींदारों को नहीं मिला। एक सेकंड, एक अब जैसे अन्याय को रोकने के लिए आज भावना के 3 टेस्ट हैं। देखिए तो परमानेंट सेटलमेंट सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी ये देखिए। अस्थाई बंदोबस्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जमींदार लोग अपना पूरा फायदा कमा रहे थे, सरकार ने एक लिमिटेड जो रेवेन्यू थी वो फिक्स कर रखी थी, परमानेंट की बात कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा फायदा कौन कमा रहा था? जमींदार। दिक्कत क्या थी कि जिस जमीन से या जिस लैंड से रेवेन्यू लिया जा रहा था और उस पे जो किसान खेती करते थे, वो इतना ज्यादा उनसे रेवेन्यू लिया जा रहा था कि वो खेती और किसानी अपना छोड़ रहे थे। वो अपना फार्मिंग का काम छोड़ करके वो सोचते थे कि हम मजदूर बन जाए, किसी दूसरे के खेत में पेट पाल लें, खेती बाड़ी करनी ही नहीं है हमको। अब 70% और 80% अगर रेवेन्यू देना पड़ जाए किसी किसान को, क्या बचेगा? मेरे सर पे नहीं, और नहीं तो क्या करो, ठीक है। तो किसान, प्रॉब्लम क्या था कि अगर मान लो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और उस जमाने में कोई इरिगेशन की फैसिलिटी तो थी नहीं, बारिश के ऊपर ही, रेनफॉल के ऊपर ही पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी थी। जी नहीं, बारिश तो आती ही थी, लेकिन कभी काल ऐसा भी तो होता है ना, मौसम का पैटर्न है कि 2-3 सालों पे बारिश नहीं भी आता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि अगर आपका फसल मर भी गया, सूखा पड़ भी गया, फिर भी आपको जमींदार को 80% उसका रेवेन्यू, 70% रेवेन्यू देना ही, इतना ज्यादा रेवेन्यू। इसके बाद अगर बीच क्लास में बोल दिया ना किसी ने महादेव की सौगंध, वो गया बेटा, दोबारा तेरे मुंह से आवाज आई थी, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा बेटे, चिक की गलती मत करिए तो दोबारा, लास्ट वार्निंग है। कुकू याद आएगा तेरे आज। तो अंग्रेजों को कम फायदा मिल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा, अगर वो खुद से अगर टैक्स वसूलते तो ज्यादा फायदा मिलता, बीच में ज्यादा वो खा जा रहे थे। तो सोचा गया कि इससे बचने का क्या रास्ता निकाला जाए। तो मद्रास, ये जो परमानेंट सेटलमेंट हुई थी, इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में हर बार पूछा जाता है, वो क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी, इसके पहले तो कंडीशंस क्या थे जो आपको पता है, लागू कहां कराया गया था, कहां इसका एग्जीक्यूशन कराया गया था, किन जगहों पे लागू कराया गया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नॉर्थ कर्नाटका में इसको लागू कराया गया था, आगरा में। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ सेटलमेंट में कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो हमें फायदा नहीं हो रहा। आगे जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास भी मिला, बॉम्बे भी मिला हुआ था, और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी तो उनके कब्जे में थे ही। मद्रास का जो गवर्नर था, देखिए ऐसे तो पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होता था, लेकिन प्रशासन की सुविधा के लिए, है ना, फॉर द कन्वीनियंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर प्रेसिडेंसी का एक सब गवर्नर भी होता था।
तो मद्रास का गवर्नर जो उस समय था, गवर्नर जनरल नहीं, ओनली गवर्नर, वो था टॉमस मुनरो। याद रखिएगा, मद्रास का गवर्नर था टॉमस मुनरो। उसने रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया। रैयतवाड़ी, हिंदी में भी वैसा ही, इंग्लिश में भी वैसा। अब ये रैयतवाड़ी कहते हैं, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। इस सिस्टम में ये किया गया था कि अब किसी जमींदार को ये काम नहीं दिया गया कि 200-300 गांव के जमीन, एक जमींदार होगा उसको दिया जाएगा। पर विलेज के हिसाब से एक, या तो कोई किसान डायरेक्ट ही दे दे, अपना रेवेन्यू जमा करा दे, और नहीं तो, अच्छा बेटा कुर्सी है, बैठ जाओ। नहीं बेटा कल होगा सब कुछ, परसों मिलेगा। और नहीं तो पूरे गांव के लोग का, जो वहां पर जो हेड होता था, जो मुखिया या सरपंच होता था उस गांव का, जो वहां के लोग खुद ही चुनते थे, वो रिस्पॉन्सिबल होता था उस टैक्स को देने के लिए। ठीक है, ये रैयतवाड़ी सिस्टम थी। इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट किया गया था किसानों से। मैं इसको लाइन वाइज समझाता हूँ। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर, और हाँ, ये रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में, बॉम्बे में, गुजरात में, ठीक है, साउथ इंडिया में मोस्टली लागू की। In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system, क्या मांग दिया तुमने? पेन तो सारे बच्चे छीन गए मेरा, ये देखो चल जाता है। The new system that was devised came to be known as the Rayatwad. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South. कैप्टन रीड, आपको मैंने बताया था कि एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। लास्ट वॉर कब हुआ था? मैसूर वॉर 4 हुए थे, लास्ट वॉर हुआ था, नहीं बेटा थोड़ा आगे चले गए, पीछे आओ थोड़ा, 1799 लास्ट हुआ था। तो जब मैसूर जीत लिया गया, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, तो अंग्रेजों ने उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा। एक वहीं के लोकल जो भी डायनेस्टी थी, छोटा मोटा कमजोर राजा था, उसी को, एक छोटा बच्चा था, ठीक है, माइनॉरिटी था, माइनर था, उसको वहां पे राजा बना के बैठा दिया गया, और वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार पूरा अंग्रेजों ने ले लिया। केवल 7 से 8 साल का राजा का, मतलब कि जो बेटा होता है जी, हाँ, तो मैंने उसके संरक्षण के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट भी था, जो ब्रिटिश अधिकारी था वहां पे, ठीक है ना, और पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है, कैसे प्रशासन चले, बस नाम था कि राजा है, और राजा कुछ नहीं, राजा को ये भी पता नहीं कि राजा का मतलब क्या होता है। वही है। तो वहां पर जो कर्नल रीड थे, मैसूर को जीतने के बाद वहां पर जो सेटलमेंट किया गया था, ये रैयतवाड़ी सिस्टम, ये पहले कर्नल रीड ने किया था, जो कि वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे उस इलाके के। लेकिन इस आइडिया को बाद में अडॉप्ट करके पूरे के पूरे साउथ इंडिया में टॉमस मुंड्रो, जो कि मद्रास का गवर्नर था, उसने पूरे के पूरे साउथ इंडिया में इसको स्टेबलाइज किया, रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें था क्या, मैंने तो पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी आपको और समझा दें। इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल, ठीक है, रीड एंड मुंड्रो, रीड कर्नल रीड, मुंड्रो टॉमस मुंड्रो, फेल्ड that in the south there were no traditional जमींदार। उन्होंने देखा उत्तर भारत में जमींदारी प्रथा थी, यहाँ बड़े बड़े जमींदार थे शुरू से, लेकिन साउथ इंडिया में पहले भी नहीं थे। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी साउथ इंडिया में अगर आप जैसे जाओ, तो जैसे हम लोग की तरफ होता है ना कि ये 200 किले इनके जमीन थी, 100 किले, ऐसा सुनने को मिलता है ना, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा शुरू से ही नहीं। साउथ इंडिया में छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं, और सब लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन है। जो गरीब है बिल्कुल नहीं है, और जो अमीर भी है, मतलब बहुत बड़ा नहीं कि 200-300 एकड़ की प्लॉट है, ऐसा नहीं है। मिडिल जो फार्मर थे, मिडिल क्लास फार्मर है, उस टाइप के लोग।
तो रीड और टॉमस मुनरो ने देखा कि यहाँ जमींदार लोग तो हैं ही नहीं, तो यहाँ पर कौन सा सेटलमेंट लगाया जाए, तो मजबूरी है भाई, जो किसान है उन्हीं से डायरेक्ट पैसा वसूला जाए, यही कर सकते हैं ना। तो इस कारण से, और दूसरा रीजन था कि परमानेंट सेटलमेंट की कमियों को दूर करने के लिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट को फिर से स्टेबलाइज किया गया और साउथ इंडिया में स्टेबलाइज किया गया। नॉर्थ इंडिया में था बेटा, वो वैसा ही, मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। आगे जाके क्या किया गया कि जो साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी सिस्टम इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि ये इसको ऊपर भी शिफ्ट कर दिया गया, वहां पर भी दोबारा लागू कर दिया गया और परमानेंट सेटलमेंट को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन एक ही बार में दोनों नहीं हुआ कि यहाँ भी रैयतवाड़ी होगी, वहां पर परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, लेकिन इसके ज्यादा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि मैंने नहीं, यहाँ पे साउथ इंडिया जैसे जब कॉन्कर किया गया, जैसे मैंने आपको बताया ना, उससे पहले तो राजा का शासन था, टीपू सुल्तान का शासन था, तो वो जैसा भी चाहता था अपना अपने हिसाब से जो टैक्स या कर लेते थे वैसा था। लेकिन राजा जब हट गया, टीपू सुल्तान मारे गए और उसके बाद अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया पूरा मैसूर, तो वहां पे उन लोगों ने रैयतवाड़ी सिस्टम ही स्टार्ट की थी, सबसे पहले वही स्टार्ट। ठीक है, Reed and Munro felt that in the south there were no traditional jamindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators, रैयत। कल्टीवेटर मतलब कि जो उत्पादन करते हैं, किसान होते हैं, रैयत कहा जाता था, who had tilled the land for generations. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as permanent father figures protecting the rayats under their charge. सारे करना चाहिए, ये 5 टेस्ट में आएंगे, यही करना है। केवल 5 ही टेस्ट में आएगा, वही नील करेंगे, नहीं तो फिर ब्लॉक कौन बनाएगा? देखो बेटा, तो रीड और मुनरो ने यहाँ पर वो सेटलमेंट किसके साथ की? वो रैयतों के साथ की, जो कि वहां के किसान होते थे, टिलेट्स। रख दीजिए। अब हाँ, मेरा तो होगा ना। अभी मैं केवल यस और नो बोल पाऊंगा, मेरे दिमाग में रैयतवाड़ी सिस्टम चाहिए। देखिए, टिल्ड मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसे मेरे गांव में भी जो हमारे खेत हैं, तो अब मान लो हम लोग तो शहर में आ गए, बाहर आ गए, भाई भी मेरा गोवा में रहता है, फादर भी एज हो गई है और वो भी तहसीलदार थे, तो कभी खेती की नहीं। तो हम लोग की जो गांव की जमीन होती है, हम क्या कहते हैं, बटाई पे दे देते हैं, किराए पे होता है ना, तो बिल्कुल वैसा पैसा ले लो, अनाज ले लो, उसके बदले वो कुछ दे देंगे आपको। तो ये हाँ बेटा, किराए की बात कर रहे हैं, वो आपको भी पता नहीं है ना, आप अभी छोटी बच्ची हो ना, आप चाहो तो अनाज, जो चाहो अनाज तो अनाज, पैसा तो पैसा, जो चाहे आप ले सकते। तो यहाँ पर ये जो रैयत थे, ये 2 तरह के थे, एक वैसे थे किसान जिनकी तो अपनी खेती छोटी मोटी, ठीक है, और दूसरे थे जो किराए पर खेत लेके खेती करते थे। जैसे मान लो कोई किसान है जिससे पास इतना खेत है कि वो खुद से उतना नहीं कर सकता, तो किराए पर भी कुछ खेत को दे देता था। तो भाई जो खेती कर रहा है वो तो टैक्स देगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे रैयत लोगों से ही रैयतवाड़ी सेटलमेंट किया गया, किसानों से किया गया, वो डायरेक्ट सरकार के खजाने में, और नहीं तो एक उस गांव में एक सरपंच जैसा कोई एक छोटा सा पोस्ट बना दिया जाता था, जो लोग वो सीधे वसूल करके सरकार को दे देते थे। ठीक है, आगे देखिए। ऑल वाज नॉट वेल। बेशक टॉमस मुनरो ने या सबने अपना अपना दिमाग लगाया, लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं था। और ये क्या था जो सही नहीं था? Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire of increase the income from land, revenue official fixed too high a revenue demand. जो भी राजस्व अधिकारी थे जिनको टैक्स वसूलना था, वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए बहुत ज्यादा
एक्सेस टैक्सेशन कर देते थे, जरूरत से ज्यादा कर आरोपण कर देते थे, कर लगाते थे। इससे क्या हुआ? पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। अब एक बात बताओ, जो किसान, अब खेत की एक सीमा है, वो तो एक हद तक ही उत्पादन कर सकता है ना, प्रोडक्शन कर सकता है। अब जरूरत से ज्यादा आप लोगे तो कहां से? खेत के अंदर सोना तो उगा नहीं सकता, तो गेहूं चावल ही उगाएगा। और ऐसा होने लगा कि इनका जो डिमांड था अंग्रेजों का, बेटा जो वहां पर भी मार्केट था, जैसे जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते थे वो भी खरीदते थे, समझ रहे हैं ना? जरूरत तो सबको होती थी। जैसे कि उस जमाने में भी शहर होते थे और साथ ही साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता था चीजें, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही होता हो, दाम कम मिले लेकिन करना तो होता ही था। टैक्स की वजह से किसान है, उन्होंने खेती करी, उनको जो टैक्स उनको देना है जी, उसमें तो अनाज भी दे सकते थे। हाँ अनाज भी दे सकते थे बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली में उस अनाज का क्या होता था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरह से अनाज लेती नहीं थी, वो लोकल, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो आपके पास करेंसी नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? लोकल जो ट्रेडर है आपका, जैसे बनिया कैसे गांव में होते हैं, उनको दे करके उसके बदले वो पैसे ले लेते थे और वो पैसे सीधे अंग्रेजों को जमा करते। ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अनाज नहीं दे सकते, वो क्या करेंगे उस अनाज का? कितना खाएंगे? खाती है। हाँ ट्रेड होता था, लेकिन अब छोटे छोटे किसान हैं, कितना अनाज लेंगे वो? वही बात है ना। देखिएगा, रैयत fled the countryside and villages become deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform. अगर ज्यादा ज्ञान हो रहा है ना तो स्टेपल के अंदर उंगली डालिए और यहां पर डालिए। Optimistic official had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. हुआ क्या कि इतना ज्यादा टैक्स का डिमांड था कि किसान अपने देहात को छोड़ के, गांव को, खेतों को छोड़ करके भाग गया, बोले कि हमें खेती करनी ही नहीं, क्या करें, इतना ज्यादा डिमांड है कि पेट ही नहीं पलता, ऊपर से हम लोग को अंग्रेजों का अत्याचार सहना पड़ता, उससे अच्छा हम एक कहीं जाकर के मजदूरी करके पेट पार लेंगे लेकिन खेती नहीं करेंगे। तो जिस सोच से या जिस क्या कहते हैं पर्पस को लेकर के ये रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं। या तो रैयतवाड़ी कर लो और नहीं तो परमानेंट सेटलमेंट, दोनों के दोनों में टैक्सेशन का जो लेवल था बहुत हाई था, जिससे कि किसान कभी भी उसको पे नहीं कर पाते थे। टोटल प्रोडक्शन का कभी 50, ये रैयतवाड़ी में है ना 51% टैक्स होता था। 51%, बहुत बड़ी बात है। आप मान लो कि 2 किले आपके पास जमीन है, आप 10 क्विंटल गेहूं उगाते हो, मान लो सपोर्ट है, तो उसमें 5 क्विंटल सीधे अंग्रेजों को देना है। ये समझते हैं कितना बड़ा टैक्स है? सर एक बात बताओ, अगर हम उनको कम देंगे तो उनको पता कैसे चलेगा? कम दे दो, कम दे दो। ये भगवान, बिना मतलब के 100 साल आजादी की लड़ाई लड़े थे। श्रद्धा वाला दिमाग केवल फिक्स कर देते, सब में काम हो जाता, आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती हमें। बेटा तो कैसे करे कि कम अनाज दे देंगे अंग्रेजों को, कैसे पता चले? उन्होंने पूरी दुनिया, उन्होंने पूरा ग्लोब घुमा दिया बेटे, तू कैसी बात कर रही है? वो कम अनाज और ज्यादा अनाज का वो डिफरेंस नहीं पता लगा पाए। क्यों सर, कम पैसे देंगे तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कम में खरीदा गया। बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। अभी जिसे आप बोल रहे हो ना, उस जमाने में तो ऐसा खड़ा भी नहीं हो सकता था, समझ रहे हैं ना? गुलाम थे ना। गुलाम थे, तो मैं तो कह रही हूँ कम दिया करे, तो सर उनको पता होना चाहिए कि ये मतलब हम बता रहे हैं कि इतने कम। मैंने ये क्वेश्चन नहीं है, इसको हम लोग अपनी भाषा में थुथुरलॉजी कहते हैं। जबरदस्ती क्वेश्चन पैदा करना है, मैंने बिना मतलब का लॉजिक। जब सिंपल सी बात है, अगर कोई किसान कहता है, किसान से डिमांड है कि आपको 51% आपको देना है, आपके खेत का असेसमेंट कर लिया गया है कि आपके 1 बीघे जमीन में 10 क्विंटल गेहूं होगा, वो 5 क्विंटल लेगा, आप नहीं दोगे आपका जमीन नीलाम हो जाएगा, आप सड़क पे बैठे रहो, फिर वहां पे आप सड़क पे होकर नेता बनिए। तराजू नहीं होते थे क्या यार? पागल है क्या लड़की ये? मैंने ये क्या मतलब है यार? बेटा मान, अच्छा बात, इसका भी फीस लेंगे, तो चलो फीस गिन के लेंगे ना। तो सर को ये करना पता है कि
बीसी तो फिक्स कर रखी है उन्होंने, तो परसेंट फिक्स किया है, उनको नहीं चाहिए बस परसेंट फिक्स किया है। परसेंट फिक्स किया है बेटा, तो परसेंट आपको समझाने के लिए है ना। किसानों को ये समझाया जाता था कि आपका जितना भी अनाज हो रहा है वो बता दिया जाता था कि इस इलाके में 1 बीघे खेत में जिसके पास भी जितने बीघे खेत है उस बीघे खेत के हिसाब से 5 क्विंटल गेहूं आपको देना है। आपके पास आपका जितना खेत है वो गांव के पंचायत में उसका रिकॉर्ड है। गांव का जो मखदूम या सरपंच जो आएगा वो सीधे आएगा और कहेगा निकालिए गेहूं, और वहां आप आर्गुमेंट देंगे कि आपको थोड़ी पता चलेगा कि हमने कम दिया ज्यादा दिया। सर जरूरी है कलेजा निकाल के घर ले जाएंगे। जरूरी है कि 85 क्विंटल रुपए कैसी बात करते हैं, ये कोई क्वेश्चन है यार, इसी चलते मेरे गुस्सा आता है इसमें। ये कौन सी बात है? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चेंज द टॉपिक। सर आप बड़ा सा चलिए ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आप लोग को टेस्ट भी देना है। टेस्ट देना है तो भागने वाले हैं। बेटा यही तो बात है ना, यहाँ पे मोदी तो कोई है नहीं।